स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज़ 2020 बेसिकली 2024 में मार्च 22 को। इसमें जितने लोग चैनल मेंबर हैं वो इसे आज ही देख रहे होंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा बूम न्यूज़ जो हो गया वो स्पेस वन का क्रेटोस रॉकेट। ये जापान की एक पहली कंपनी है जो प्राइवेट कमर्शियल बनना चाहती थी, वो बूम हो गया। और ये एक सॉलिड बूस्टर था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तौर पे बना रहे थे, लेकिन कुछ हुआ, कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया और कंप्यूटर ने बूम कर दिया। इसमें कोई एक्सीडेंट वैसा नहीं हुआ है, कोई इसका पैरामीटर आउट ऑफ बाउंड गया, कंप्यूटर ने सिग्नल भेजा और इसे बूम कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये जब बूम हुआ तो पूरी तरह से बूम नहीं हुआ, इसका एक पूरा सेगमेंट नीचे गिर गया। तो इसे जो आप नीचे देखें काफ़ी गंदा सा आ गया, वो पूरा एक बूस्टर सेक्शन है जो जल रहा था। और सॉलिड बूस्टर में ये थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, मतलब वो उसका आग बुताना बहुत मुश्किल है। तो ये था, मतलब जापान का थोड़ा झटका लग गया उनको। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार हम लोगों को लगता है कि स्पेसएक्स जो काफ़ी रिस्की मैन्यूवर ले रहा है, आप रिस्क नहीं लो तो भी बूम हो सकता है। स्पेस में बूम होता ही है, आपके पास इतना गहरा पॉकेट होना चाहिए कि बूम्स आप बर्दाश्त कर सकें। नहीं करेंगे और मान लीजिए 1-2 बूम से ही आपकी बैंड बज जाएगी तो आप चलोगे नहीं ज़्यादा। तो ये हुआ स्पेस वन जो जापान का पहला अटेम्प्ट था, वो थोड़ा-सा पीछे हो गए। देखिए अगर इससे पूरा सीख लेते हैं तो फिर से ये गाड़ी आगे बढ़ा लेंगे। अब बात करते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये यूएसए का वो डिपार्टमेंट है जो वहाँ अंदर साइंस में क्या हो रहा है उसको सँभालते हैं। उन पे बजट कट फ़ोर्स कर दिया गया है। तो बजट कट फ़ोर्स करने पे ये होता है कि इनके पास 2 मेजर प्रोजेक्ट चल रहा था। जायंट मैजेलन टेलीस्कोप और दूसरा 30 मीटर टेलीस्कोप। ये 2 टेलीस्कोप के लिए बजटिंग निकाली गई थी। तो मैजेलन 25 है, इसका फ़ायदा है कि ये फेंट चीज़ का डिटेल अच्छे से दिखा सकता है क्योंकि सेगमेंटेड मिरर नहीं है। सेगमेंटेड मिरर में साइज़ आपको बड़ा मिल जाता है, लेकिन उसमें डिफ्रैक्शन का इश्यू आता है क्योंकि ऑब्वियसली हर एज जो है लाइट में डिफ्रैक्शन डाल देता है। इसमें वो इफ़ेक्ट नहीं होता है, डिफ्रैक्शन नहीं आता, इसीलिए बड़े-बड़े मिरर हैं। एक उतना बड़ा मिरर कास्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो ये जो कर सकते थे किया गया। तो इसका एक अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसीलिए ये मतलब 25 मीटर होने के बाद भी ये 30 मीटर का बनाया जा रहा था। मतलब सबका अपना-अपना कोई वैल्यू ऑर्डर करते हैं, लेकिन चांसेस ये है कि 30 मीटर टेलीस्कोप को शायद कैंसल कर दिया जाए क्योंकि बजट में दिक्कत हो गया है। और ये जो आप लोग सुनते हैं ना कि जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ज़रूरत से ज़्यादा खाता है तो पैसा आता कहाँ से? इसी तरह के मिशन से वो हटाया जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट के पास एक एक्सपेक्टेड बजट है, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है। उसी के अंदर जितना करना है, मैनेज करना है। तो साइंस फाउंडेशन की बैंड बज गई अब। तो साइंस फाउंडेशन को हो गया कि भैया ये 2 टेलीस्कोप आप एक साथ नहीं चला सकते, आपको एक चूज़ करना होगा। तो चांसेस है कि 30 मीटर को बाय-बाय किया जाएगा क्योंकि ये मैजेलन टेलीस्कोप काफ़ी हद तक बन चुका है। इसका ग्लास कास्ट कर दिया गया है और ये सब ग्लास कास्ट करने में कई साल लगते हैं और पॉलिश करने में भी कई साल लगते हैं। मतलब बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा लंबा, मतलब दिमाग का धुआँ निकल जाएगा ये सबको समझने में, इतना लंबा-लंबा प्रोसेस होता है ये सबको करने के लिए। तो इससे नुकसान किसको है? सबसे ज़्यादा नुकसान होगा एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी को। यूएस साइंस के मामले में थोड़ा पिछड़ते जा रहा है। वेपन्स में उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी साइंस में ये सारा यूरोप कर रहा है। यूरोप सोचिए, यहाँ पे ये रो रहे हैं कि 30 के जिसके लिए पार्ट्स बनना शुरू हो गया है, डिज़ाइन कर दिया गया है, 2 पूरा सिलेक्शन हो चुका है, वहाँ पे ये रो रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ते जा रहा है ईएलटी के साथ, यानी एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप जो कि 40 मीटर का है। तो समझना बहुत ज़रूरी है और टारगेट ये था कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, एक सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा। मतलब कि अमेरिकन 30 वाला सदर्न में रहेगा और 40 नॉर्दर्न में रहेगा। तो फ़ायदा ये होगा कि दोनों मिला के पूरा मतलब जो सेलेस्टियल स्फीयर है उसको अच्छे से एनालाइज़ कर पाएँगे। वो नहीं हो पाया। तो ये मतलब समझिए इस टेलीस्कोप की दुनिया में एक बड़ा टेलीस्कोप को कुर्बानी चढ़ाया जा रहा है अभी के लिए। वो सब काफ़ी लोग लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं कि दोनों में से किसको बचाया जाए, दोनों के पास कुछ ना कुछ फ़ायदा है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब आगे है, लड़ाई-झगड़ा कम हो रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है, तो चांसेस है कि यही बचेगा। तो ख़ैर देखिए एक टेलीस्कोप कुर्बान हो गया। अब बात करते हैं दूसरा टेलीस्कोप जो स्पेस में कुर्बान हो रहा है। चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी जो लॉन्च किया गया था, ये 1999 में लॉन्च किया गया था और नासा का फिस्कल ईयर का जो बजटिंग किया गया 2025 के लिए, इस साल लॉन्च किए हैं उस बजटिंग प्लान को जो मार्च 2024 में पब्लिक को दिखाया गया। इसमें ये लोग रिड्यूस कर रहे हैं ऑपरेटिंग बजट को। आपको ये सब समझना है, इसको बनाना-वनाना जितना महँगा होता है, वो सिर्फ़ एक सेक्शन होता है कॉस्ट का। बना के आप लॉन्च कर दो, वो ठीक है, हो गया काम खत्म, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको बहुत बड़ा ग्राउंड क्रू रखना पड़ता है, इसको टाइम देना पड़ता है नेटवर्क पे, उन लोगों की सैलरी, उन लोगों को जितना कंप्यूटेशन हॉर्स पावर चाहिए, जितना रिसोर्सेज़ चाहिए, वो सब आपको देना पड़ता है। तो काफ़ी पैसा लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने लॉन्च कर दिया, काम खत्म, नहीं, नहीं, उसके बाद भी काफ़ी पैसा लगता है।
तो एग्जांपल के तौर पे सिर्फ 2 ग्रेट ऑब्जर्वेटरी अभी बची हुई है जिसमें हबल है, चंद्रा है। दोनों का बजट कट किया जा रहा है। चंद्रा बहुत ज़्यादा कट हो रहा है। चंद्रयान का $68 मिलियन समझिए एनुअली खा रहा था, वो घटा के 41 मिलियन तक कर दिया गया है। तो ये बजट कट हुआ है और उनका नासा का क्लेम है कि इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड कर रहा है। इसमें भी काफ़ी लोग लड़ाई कर रहे हैं कि सर ये एक्चुअली हबल से तो ज़्यादा बेटर ही परफॉर्म कर रहा है और ये इकलौता है अपने टाइप का। मतलब हाई रेज़ोल्यूशन एक्स-रे टेलीस्कोप्स हैं ही नहीं, तो ये इकलौता है। इसको कुर्बान करना अच्छा आइडिया नहीं और अभी भी फंक्शनल है। ये बात सही है परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड हुआ है लेकिन फंक्शनल है, काम कर रहा है, गाड़ी खुल गई है। तो यहाँ पे अब ये भी कुर्बान होने पे आ गया। इसीलिए बोल रहे हैं बजट समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर जब देखो तब अगर यूएलए लॉन्च करता रहा इसको एसएलएस को, यूएलए बोल रहा हूँ, बोइंग एसएलएस पे पैसा बर्बाद करता है, वो पैसा कहीं से कटता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये सब शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ कॉन्टेक्स्ट मिले कि अच्छा ओवर रन हो गया तो क्या हो गया? नहीं सर, बाकी चीज़ चले जाएँगे। सोचिए स्पेस में है, काम कर रहा है, रेडी है, हेल्दी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको इंफ्रारेड में कुछ देख के बता दिया, एक्स-रे में आप कैसे देखोगे? ये है, रेडी है, टिकट एंड गो। नहीं सर, इसे हम कुर्बान कर रहे हैं, क्यों? पैसा ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट के बाद आप सिर्फ वो मत देखिए कि अच्छा प्रोजेक्ट है तो हो गया काम। उसके बाद भी कितना लगता है? जेडब्ल्यूएसटी में भी बहुत खर्चा होता है एनुअली। उतने जितने स्टाफ को रखने के लिए उनका जो पूरा कम्युनिकेशन टीम लगती है, बहुत पैसा लगता है। अब बात करते हैं एक छोटी कंपनी के बारे में जो अच्छा चांसेस है शायद ना ही बचे, एस्ट्रा। तो ये था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो बोले मैंने, खूब सारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसमें गारंटीड था कि मेजॉरिटी मर जाएंगे। तो इनका हालत अभी बहुत ख़राब है। इनका था कि हम ये रैपिड लॉन्च करेंगे और लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, यानी आप कहीं से भी लॉन्च कर दो। जो इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि 3-4 ठो कंपनी आ रही है सिर्फ यही काम पे कि हम आपको छोटा देंगे, कहीं पे भी लॉन्च करने दे देंगे। बस दिक्कत था कि इन्होंने लॉन्च तो किया है, रॉकेट बनाए, एक्चुअली लॉन्च किए, लेकिन बूम बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब कोई ऑर्बिट नहीं पहुँच पा रहा है, कोई तो एक्स वाई रॉकेट बन गया। तो दिक्कत हो गया और इनका था कि हम मास प्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ पे ये आइडिया स्पेसएक्स से ले, लेकिन स्पेसएक्स का बजट नहीं है। स्पेसएक्स के पास फ़ायदा था कि इलॉन मस्क $100 मिलियन लेके आया था। दूसरा, उनके पास था कि जब वो कर लेंगे, दिखा देंगे तो नासा बजट देगा। इनके पास कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तो इनका रॉकेट जब बूम होने लगा, लोग का कॉन्फिडेंस घटा, स्टॉक वैल्यू घट गई। स्टॉक वैल्यू घट गया, आगे के बुकिंग्स कैंसल होने लगी। ये पूरा बना के चले हुए थे कि सर हम धड़-धड़ करके लॉन्च करते रहेंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इस पे पेलोड डाल रहा है, वो अपना मेहनत डाल रहा है और पेलोड अगर बार-बार आपका फूटता रहा, तो उस पेलोड पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी सीधे बोल देगी कि सर आप एस्ट्रा पे मत लॉन्च करो, आप स्पेसएक्स पे लॉन्च करो, भले ज़्यादा लगेगा, हम देंगे, या इलेक्ट्रॉन पे लॉन्च करो। तो इनको कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं अब। तो इनका मामला बहुत सीरियस हो गया। मतलब सब चीज़ इन्होंने बनाया, फैक्ट्री बना ली, रॉकेट बना लिया, इंजन्स में शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला बहुत सीरियस हो गया है, बूम हो गया। मतलब ऑब्वियसली अब बार-बार आप जब देखो तो आपका रॉकेट फूटते जा रहा है, तो कोई अपना पेलोड क्यों देगा? तो उसके बाद दिक्कत हो गया कि ये इनका वैल्यूएशन पूरा क्रैश गया, बैंकरप्सी तक पहुँच गए। तो फिर लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह से ये फिर से प्राइवेट कर रहे हैं। मतलब कि प्राइवेट से पब्लिक डोमेन में आए थे, पब्लिक डोमेन में डूब गए, उसके बाद फिर से प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये बचा रहे। अभी के टाइम में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना ये बचे हुए हैं, लेकिन फ्यूचर जो है बहुत ही डामाडोल है। और ये मैं एकदम क्लियर करना है, इंडिया में भी यही होगा। अगर बहुत सारे घुस जाते हैं कि हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाते हैं, उसमें मेजॉरिटी गायब ही हो जाएँगे, जैसे ये हो रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक ही छोटा-सा मार्केट में एकदम ठूँस दे रहे हो, नहीं टिक पाओगे। जो कंपनी बड़ा रॉकेट बनाएँगे उसके पास ज़्यादा टाइम रहेगा टिकने का। अब बोलो छोटा में तो ऑलरेडी है, लोग लगे हुए हैं, और बड़े रॉकेट के पास फ़ायदा होता है कि वो राइड शेयर करके आपका दाम को बैंड बजा देगा। तो एस्ट्रा एक बहुत अच्छा लर्निंग लेसन्स है। जो बहुत छोटा रॉकेट्स के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा सतर्क हो जाएँ, क्योंकि नहीं सर हम बना लेंगे, लॉन्च कर देंगे। अरे कर दोगे, लेकिन सर आपका परफेक्ट अगर फर्स्ट लॉन्च में नहीं हुआ, अब लोग उतना रिस्क नहीं लेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रॉकेट है। वो है, उसपे इंश्योरेंस आपको कम देना पड़ेगा। स्पेसएक्स है, बहुत कम दाम में हो जाएगा। तो ये समझना है, मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, छोटे रॉकेट के लिए खास तौर पे। अब बात करते हैं जो सबसे खतरनाक न्यूज़ है, वो है यूएलए फॉर सेल। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये अफ़वाह है, हवा में बात उड़ रहा है अभी, लेकिन जेफ बेज़ोस का अगर मतलब स्टॉक्स इधर से उधर होता है, तो लोग ध्यान देते हैं, और ये हुआ। मतलब जेफ बेज़ोस ने बहुत बड़ा लंप सम्प डंप किया है अभी। तो मामला गंभीर है और ये न्यूज़ था काफ़ी साल से कि काफ़ी साल कहना गलत होगा, 1-2 साल से बात चल रहा था कि यूएलए को बेचना है। मतलब यूएलए नहीं उतना, वो बात सही था क्योंकि स्पेसएक्स जब से आके सबको धोना शुरू कर दिया। हम 1980 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, नहीं सर, तो स्पेसएक्स थोड़ी रुका, वो तो 2000 में चल रहा है। तो आपको तो हटा ही देगा। और आप एक रॉकेट बनाए वल्कन, जो ठीक है, आपने इतना टाइम लगा कि एक रॉकेट बनाए, और रॉकेट के इंजन किसने बनाया? ब्लू ओरिजिन ने। तो बात वही होता है कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस बिक सकता है। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ब्लू ओरिजिन को। ब्लू ओरिजिन को 2 फ़ायदा होगा। पहला,
इनका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और यूएलए के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो अगर जहाँ जाएँगे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ जाएगा। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स में अभी उतना नहीं जाता है, वो जाता है अभी भी यूएलए में। तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा कि दोनों कंपनी नहीं, यूएलए का बहुत नुकसान होगा, यानी कि यूएलए के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो लटक जाएँगे। एम्प्लॉयी के जो सी क्लास एग्जीक्यूटिव है वो पैसा लेके उड़ते रहेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सबको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जेफ बेज़ोस 2 पैरेलल रॉकेट को नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। मेबी वल्कन का 4-5 ठो मिशन्स वो रख देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं करने वाले हैं। ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए वल्कन अंडर प्रोडक्शन होगा, 5-6 लाइन तक का प्लानिंग किया गया होगा, 5-6 पीस तक का, तो 5-6 पीस तो कर ही देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे एकदम नहीं लग रहा, और उनके पास टेक्नोलॉजी वैसा कुछ है नहीं। इंजन तो आप बना के दे रहे हो, तो कुछ है नहीं। तो ये साफ-साफ सब लोगों को लग रहा है कि सर आप सिर्फ़ कॉम्पिटिशन हटाने के लिए कर रहे हो, कि कल को यूएलए गलती से कोई कॉम्पिटिशन ना देने लगे। अभी तो कुछ नहीं कर सकता, बट लेकिन मेबी तो अभी लपेट लो। ये मतलब ये बोलते हैं जेफ बेज़ोस बहुत पेशेंट टाइप इंडिविजुअल है, लंबा गेम खेलता है, और जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत शांत है, बहुत स्थिर है और बहुत बड़ा है। तो थोड़ा मामला गंभीर हो सकता है। देखते-देखते यूएलए गायब हो सकता है, और उससे सबसे बड़ा दिक्कत होगा कि थर्ड प्लेयर खत्म हो जाएगा यूएसए में। अब रिस्क ये आता है यूएसए के पास कि ठीक है, कंपेयर टू एवरी अदर कंट्री वो उड़ रहे हैं, उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है। दुनिया में 200 देश हैं, वो अकेले काफ़ी हैं। लेकिन ये होना कि फिर से वही आ जाए कि सर या तो आप यूएलए के पास जाओ, या मतलब ब्लू ओरिजिन के पास जाओ, या स्पेसएक्स पे जाओ। गलती से इलॉन मस्क और जेफ बेजोस कभी ठीक से दोस्ती कर ली है, या दोनों के सीईओ, दोनों को समझना है, दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सीईओ नहीं है। सीईओ अंदर में प्राइस फिक्सिंग करना शुरू कर दिए, तो बैंड बज जाएगी यूएस स्पेस एजेंसी की। तो ये बात बहुत गंभीर है, इसीलिए तीसरा घोड़ा होना चाहिए रेस में। तो उसपे अभी सब लोग का होप है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन रॉकेट जो बन रहा है, यानी कि मतलब रॉकेट लैब्स जो न्यूट्रॉन रॉकेट बना रहे हैं, वो अगर थोड़ा सक्सेसफुल रहा है, थोड़ा एक मीडियम लॉन्च रॉकेट को संभाल सके कोई, तो वो हो जाए, क्योंकि हैवी लिफ्ट में आप भिड़ नहीं सकते। स्टारशिप जो चल रहा है, वो हैवी लिफ्ट में सबको धो देगा, और मीडियम लिफ्ट में आपका ऑलरेडी फाल्कन 9 वर्ल्ड लीडर है। तो ब्लू ओरिजिन अपना न्यू ग्लेन बना रहे हैं, उसका भी अब फिजिकली काम चलने लगा है, तो बड़े लोग को संभाल लेंगे। लेकिन अगर तीसरे प्लेयर नहीं रहे, क्योंकि यूएलए बड़ा प्लेयर में गिनाता है, ये बड़ा मतलब आपका जियो स्टेशनरी भी कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, आप यूएलए के पास जा सकते हो, बाकी सबके पास नहीं जा सकते हो। तो कुछ चाहिए जो जियो स्टेशनरी को संभाल सके, तभी 3 घोड़े रहेंगे रेस में, तभी बैलेंस बना रहेगा। तो ये न्यूज़ जो है थोड़ा-सा धीरे-धीरे हो रहा है, ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। रूमर्स हैं, लोग स्टॉक्स जो ट्रैक कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि सर इसने बहुत बहुत बड़ा डंप किया है। लीगली, ऑब्वियसली इल्लीगल नहीं है, लीगली मतलब ऐसे ही करके लोग खरीदते हैं बड़ा-बड़ा चीज़, तो मामला गंभीर है। क्योंकि अगर कंपटीशन से बहुत ज़्यादा कम हो जाए, छोटे-छोटे रॉकेट्स को हटाइए, बड़े वाले में कम हो जाता है, तो कंट्री लटक सकती है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन करंट न्यूज़ इवेंट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उनसे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।